नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं शिपवन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। रेल मंत्री भारत सरकार अश्विनी वैष्णव ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का जायजा लेने योगनगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों से रेल प्रोजेक्ट से जुड़ी तमाम जानकारी हासिल की। प्रोजेक्ट के हो रहे कार्यों से संतुष्ट नजर आए और रेल मंत्री ने प्लेटफॉर्म पर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को परखने के लिए चाय पीने की इच्छा जताई है। रेलवे मंत्री प्लेटफॉर्म पर ही चाय बेचने वालों के काउंटर पर पहुंचे और उन्होंने चाय का आनंद उठाया। चाय पीने के बाद उन्होंने चाय की तारीफ ही नहीं की बल्कि 4 चाय के बदले 50 रुपए गूगल पे के जरिए दुकानदार को दिए। गढ़वाल सीट से सांसद अनिल बलूनी, हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी उनके साथ चाय की चुस्की ली। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आज करोड़ों लोग उत्तराखंड आना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड को एक ऐसा अद्भुत प्रोजेक्ट दिया है जिस पर कि दुनिया भर के लोगों की नजर है। उन्होंने कहा कि दुनिया का ध्यान इस प्रोजेक्ट को लेकर यहाँ की सांस्कृतिक विरासत, यहाँ की टनल और इसमें प्रयोग हो रहे टेक्नोलॉजी सबको लेकर है। योगनगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने के पश्चात रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव यहाँ से शिवपुरी के लिए रवाना हो गए। नगरी ऋषिकेश, जहाँ पर करोड़ों श्रद्धालु, करोड़ों भक्तजन, करोड़ों लोग आना चाहते हैं, वहाँ के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसा अद्भुत प्रोजेक्ट किया है जो कि दुनिया भर में जिसकी चर्चा है, अपने अंडरग्राउंड टनल्स के माध्यम से हो, नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो और जो हमारे सांस्कृतिक भावना के साथ जुड़े हुए प्रोजेक्ट को लेके आज उसका निरीक्षण के लिए अभी निकल रहे हैं। जल्दी वहाँ पे जाके आप वहीं प्रदेश सरकार की ओर से वनाग्नि को लेकर उठाए गए कदमों से प्रदेश में वनाग्नि की घटनाओं में काफी कमी आई है। राज्य के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया है कि सरकार जन सहभागिता के साथ वनाग्नि की रोकथाम को लेकर कार्य कर रही है। इसकी वजह से मौजूदा वर्ष में पिछले वर्ष की सबसे कम वनाग्नि की घटनाएं सामने आई। सरकार ने इस वर्ष ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट कमेटी का गठन कर समिति को आर्थिक सहायता देने के साथ साथ लोगों को ट्रेनिंग, वन विभाग में मानव संसाधन की बढ़ोतरी के साथ ही उन्हें उपकरण आदि मुहैया करवाने से वनाग्नि की घटनाओं में कमी देखने को मिल रही है। वहीं वन मंत्री सुबोध उनियाल ने जंगली जानवरों से किसानों की खेती को हो रहे नुकसान पर कहा कि सरकार किसानों की फसल को जंगली जानवरों से बचाने के लिए हर संभव प्रयास में लगी हुई है। सरकार ने बंदरों के आतंक से लोगों को बचाने के लिए मिशन मंकी अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत अभी तक 1,40,000 से अधिक बंदरों का बंध्याकरण किया गया है जिससे कि बंदरों की आबादी को रोका जा सके। इसके अलावा जंगली सुअरों से बचाव को लेकर भी उपाय किए जा रहे हैं। साथ ही सरकार ने जंगली जानवरों के हमले से होने वाले नुकसान पर भी मुआवजा देने का फैसला किया है। लगातार हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं और ये क्योंकि जन सहभागिता के साथ हमने जब से वनाग्नि को रोकने का प्रयास किया उसके परिणाम अच्छे निकले। और आप देखें कि 21-22 के मुकाबले 22-23, 23-24, 24-25 तीनों ही वर्षों में वनाग्नि काफी कम घटनाएं हुई और विगत वर्ष के मुकाबले अभी तक इस वर्ष में आधे आधे से कम घटनाएं हुई है। तो पूरी तरह से हमारा डिपार्टमेंट जन सहभागिता के साथ हम और क्योंकि विगत वर्ष में हमने करीबन 1,500 के आसपास मैन पावर भी बढ़ाई है। इसके अलावा यथासंभव इक्विपमेंट्स देने का काम किया और सबसे बड़ी बात कि हर सेक्शन में लोगों को ट्रेनिंग देने का काम करके इससे और जो ग्राम प्रधान जी की अध्यक्षता में फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट कमेटी बना के जो हॉट स्पॉट्स हैं उनमें और उनको 30,000 रुपया इंसेंटिव दे करके उस कमेटी को, तो इससे और इसके अलावा जो अवार्ड हमने रखे हैं जनपद में, हर जनपद में 3 लोगों को आग बुझाने में जिनका सहयोग रहेगा 1,75,000 और 51,000 रुपए के 3 अवार्ड हर जिले के अंदर। और साथ ही कर्मचारियों को भी हर जिले में 1,75,000 और 51,000 जिन कर्मचारियों का भी इसमें सहयोग रहेगा। साथ ही साथ जो हमारे फायर वाचर्स हैं उनकी जीवन बीमा राशि को 10 लाख करने का काम, ताकि अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो कम से कम ऐसा तो उस बेचारे के परिवार को जितना मिल जाएगी अपने आजीविका चला सके। तो इन तमाम प्रयासों से
और लगातार जो मॉनिटरिंग हो रही है। और पहली बार आपने देखा था कि हम लोगों ने 2022 में पहली बार जनपद के अंदर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में भी जो पहली बार जिलाधिकारी का रोल आग के प्रबंधन में रखा था, और जिससे कई करोड़ रुपए जिलाधिकारियों का आपदा प्रबंधन मद से भी हमें मिले। और इस बार हमने एक नया और प्रयास करते हुए पीसीसीएफ रैंक के वरिष्ठ अधिकारियों को हर जिले में नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया था, और लगातार वो वहां पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं कामों की, और उनके अनुभव का फायदा भी और उनकी वरिष्ठता का फायदा भी। बंदरों की जहां तक बात है, आपने देखा कि 10 वर्ष पूर्व इस राज्य में मिशन मंकी प्रारंभ किया गया था, और मुझे इस बात की खुशी है कि तकरीबन जो 1,40,000 के आसपास हमने अभी तक बंदरों का बंजाकरण किया, उसमें विगत 3 वर्षों में ही 1 लाख के बंदरों का बंजाकरण है। तो 7 वर्षों के मुकाबले 40,000 के मुकाबले 3 वर्षों में 1 लाख बंजाकरण करना, और ये बहुत, इसको आप इतनी जल्दी कंट्रोल नहीं कर सकते, ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग है धीरे, क्योंकि बंदरों की ब्रीडिंग बहुत फास्ट होती थी। अब बंजाकरण के बाद कहीं ना कहीं आने वाले 8-10 सालों में आपको दिखेगा कि इनकी जनसंख्या बहुत घट जाएगी। तो ये एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। और जहां तक दूसरा एक और भी है कि बंदरों को अब वाइल्ड एनिमल की श्रेणी से हटा दिया गया है, लेकिन लोगों को भी थोड़ा ये देखना पड़ेगा कि जो वो कई बार जो आदत बंदरों की पड़ी है कस्बों की, तो लोगों ने डाली है। आप देखते थे जब यहाँ से देहरादून से आप ऋषिकेश जाइए तो मणिकमाई मंदिर के पास लोग गुड़ और इलायची दाना लेकर के बंदरों को खिलाने का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये दूसरा कारण इसका ये भी हुआ कि किसानों की संख्या कम हुई। और जब जहाँ अभी आप जाइए जौनपुर ब्लॉक में देखिए, परोला मोरी तब देखिए, वहाँ सगरौता में देखिए, यहाँ बंदरों का प्रकोप बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पर किसान अभी भी पूरी संख्या में। और जब देखिए सबसे खतरनाक तो दो टांग का जानवर इंसान है। जब वो खेत में काम करता रहता है तो कहीं ना कहीं बंदरों को उसका डर रहता है। अब हालत ये हो गई कि अब खेत में काम करने वाली नहीं है। अगर गांव की जनसंख्या 200 है तो 20 लोग खेती कर रहे हैं, तो वो बंदर उन्हीं 20 लोगों की खेती में नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो निश्चित रूप से नुकसान ज्यादा दिख रहा है। लेकिन कुल मिलाकर के उत्तराखंड के हल्द्वानी में पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और नैनीताल सांसद अजय भट्ट अधिकारियों की टीम के साथ महिला अस्पताल की निर्माणाधीन बिल्डिंग का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान सांसद ने जैसे ही निर्माण में लगाई जा रही ईंट को देखा तो खराब गुणवत्ता और धांधली खुलकर सामने आ गई। दरअसल सांसद अजय भट्ट ने ईंट उठाकर आपस में टकराई तो ईंट टूट गई, जिससे कि सांसद खुद हैरान रह गए। यही नहीं, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने दोबारा ईंट चेक की तो फिर दूसरी ईंट भी टूट गई, और ये सब देख मौके पर मौजूद अधिकारियों की बोलती बंद हो गई और वो बगले झांकते नजर आए। कुछ अधिकारी तो सांसद को ईंट गीली होने का हवाला देते रहे, लेकिन सांसद अजय भट्ट ने अधिकारियों के सामने ही बिल्डिंग में लगाई जा रही ईंट तोड़कर दिखा दी, जिससे कि साफ पता चलता है कि अस्पताल की निर्माणाधीन बिल्डिंग में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके बाद सांसद अजय भट्ट ने इस मामले में जांच करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि अगर लापरवाही या भ्रष्टाचार पाया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। ईंट खुद चेक करी? नहीं, मैंने ईंट इसलिए चेक करी कि कभी कभी डुप्लीकेट चीजें लगती हैं, तो ईंट मैंने उठाई, 2 टकराई तो टूट गई। तो उनका ये कहना है कि टेस्टेड ईंट है। तो मैंने जो हमारे इंजीनियर्स हैं उनसे कहा है, भाई अगर ऐसा होता है तब तो ठीक है, अगर नहीं है तो एक बार और टेस्ट कराएं, कहीं गलत काम तो नहीं हो रहा। अभी काम 16 करोड़ का होना बाकी है। वो पानी से भिगोई हुई है, शायद उसने भिगा रखी है कहीं लगाने को टेक्निकली, क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन टूटी है तो मैंने कहा है कि इसको दोबारा आप टेस्ट करवा लें। अगर एक बिल्कुल मैंने कहा है तो उसमें जांच होगी, है भी मेरे पास इंजीनियरिंग है, तो उसमें जांच जरूर होगी। अगर ईंट टूट रही है, क्यों टूट रही, टेस्टेड ईंट भी टूटती है या नहीं टूटती है, वो मैं टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं होने के कारण से बता नहीं सकूंगा। देख लेंगे, और जो इंजीनियर इसको कर रहे हैं उन्होंने कहा है कि हम इसको तुरंत दिखवा दें। वहीं उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने कहा है कि उत्तराखंड की धामी सरकार अरबी मदरसों को लेकर बेहद गंभीर है। अरबी मदरसों के छात्र भी समाज की मुख्य धारा से जुड़े, उन्हें भी
दीनी शिक्षा के साथ साथ आधुनिक शिक्षा मिले, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। मुफ्ती शमून कासमी दिल्ली जाते समय मंगलौर के एक ढाबे पर रुके थे, जहां उनका अरबी मदरसों के उलेमाओं ने फूलमालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मुफ्ती शमून कासमी ने कहा कि उत्तराखंड में मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है। जो अरबी मदरसे सभी औपचारिकताएं पूरी करते हैं, उनको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, लेकिन जिनके पास कोई भी दस्तावेज नहीं है, उन्हें जल्द से जल्द पूरा कर लेना चाहिए। दिल्ली जा रहा था तो हमारे मदरसों से रिलेटेड जो लोग हैं उन्होंने मेरा एक सम्मान समारोह का एक रखा, तो मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे मोहब्बत दी, प्यार दिया और सरकार के कामों उनके सामने रखा, तो उन्होंने भी उसकी सराहना की। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी एक मानव प्रेमी है, विकास पुरुष है। उनके नेतृत्व के अंदर सरकार जो है सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को आगे लेके चल रही है। अब जहाँ तक जिन मदरसों पे कार्रवाई हुई है जो वैध नहीं थे, अवैध पर कार्रवाई हुई, तो हमने ये कहा उन लोगों से कि अपने कागजात को, अपने नॉर्म्स को पूरा करिए, आपको कंसीडर करेंगे जब हमारे आपके नॉर्म्स पूरे हो जाएंगे, आपको पूरा करेंगे। ये सरकार चाहती है कि जो मदरसों में पढ़ने वाले गरीब घरों के बच्चे हैं उन्हें भी अच्छी एजुकेशन मिले, वो इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, IAS और IPS बने। सरकार के अच्छे कार्य हैं जिन्हें हम जन जन तक पहुंचा रहे हैं, वो मुसलमानों को भी पहुंचा रहे हैं, तो वो मुसलमान इन बातों को समझ रहा है और अब जो है वो ये समझ गया है इन 75 साल के अंदर कि हमारा भला करने वाला कौन है और हमारा बुरा करने वाला कौन है। कांग्रेस ने अपने मीडिएटरों के जरिए से जो 60 साल कांग्रेस का कार्यकाल रहा है, उसमें मेन स्ट्रीम से उन्हें अलग किया, गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन उन्हें नहीं मिली, तो नतीजा ये हुआ कि वो बेचारे सोचने समझने के लायक ही नहीं रहे और उन्हें वोट बैंक बनाए रखा। हम क्योंकि उन्हें मेन स्ट्रीम से जोड़ रहे हैं और मुसलमानों में अवेयरनेस ला रहे हैं कि आप अपने अधिकारों को पहचानिए, अपने कर्तव्यों के साथ अपने अधिकारों को भी जानिए। जिन मीडिएटरों ने मीडिएटिंग करके तुम्हारे वोटों की राजनीति की है और तुम्हें भाजपा और RSS का डर दिखा करके जो खौफ पैदा किया है, हम उस खौफ को निकाल रहे हैं। उधम सिंह नगर में गेहूं फसल की उत्पादकता जांच हेतु जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने रुद्रपुर का दौरा किया। इस दौरान तहसील रुद्रपुर के राजस्व ग्राम जयनगर में जिलाधिकारी द्वारा काश्तकार के खेत में जाकर गेहूं की फसल की कटाई प्रयोग का निरीक्षण कर स्वयं गेहूं काटकर फसल कटाई कर शुभारंभ किया। बता दें कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत और फसल की उपज का अनुमान लगाने हेतु, जिसमें कि 43.30 वर्ग मीटर त्रिभुजाकार प्लॉट में 25.20 किलोग्राम गेहूं उपज प्राप्त हुई। जिलाधिकारी ने बताया कि फसल कटाई प्रयोग पूरे जनपद, प्रदेश और देश में सरकार द्वारा करवाए जाते हैं और इस क्रॉप से मिलने वाले आंकड़ों से फसल बीमा खाद्य नीति निर्धारित की जाती है। वहीं क्रॉप कटिंग में उपजिलाधिकारी मनीष बिष्ट, तहसीलदार दिनेश कुटौला, सहायक भूलेख अधिकारी मदन बिष्ट, क्षेत्र राजस्व निरीक्षक राधे सिंह राणा और राजस्व उप निरीक्षक जगदीश दिगारी आदि उपस्थित रहे। जनपद उधम सिंह नगर में मेरे द्वारा जयनगर ग्राम में क्रॉप कटिंग की एक्सरसाइज की गई है और इससे हम लोगों ने पूरा जो हमारा वीट कटिंग का पूरा एक्सरसाइज है वो पूरे को किक ऑफ कर दिया गया है और कोशिश ये की जा रही है कि सारे जनपद स्तरीय अधिकारी वहाँ पे जाकर इसको फसल को स्वयं काटेंगे और इससे ये जो हमारा पूरा ग्राम भ्रमण भी हो जाता है, उसमें ये भी देख लिया जाता है कि फसल की क्या स्थिति है, क्या कोई नुकसान हो रहा है। इनसे किसान भाइयों से बात भी हो जाती है और जिन किसान से मेरी बात हुई ग्राम गोपाल सिंह जी द्वारा, उनके द्वारा भी बताया गया कि फसल काफ़ी इस बार अच्छी रही है और उनका गेहूं को बारिश से बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं रहा है। तो इससे मैं चाहूँगा कि सभी जनपद के जितने भी अधिकारी हैं वो गांव-गांव जाकर भ्रमण भी सुरक्षित अपना करेंगे और क्षेत्र की जनता की रुद्रपुर के नैनीताल रोड पर अज्ञात वाहन ने दंपति को रौंद दिया। हादसे में दोनों की मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और हादसे की जांच शुरू की। पुलिस के मुताबिक ग्राम हरमल थराली चमोली निवासी 67 वर्षीय कलम सिंह दानू अपनी पत्नी हीरा देवी के साथ अपने छोटे भाई उम्मेद सिंह दानू के घर प्रति विहार आए थे। बताया जा रहा है कि दंपति
प्रीत विहार की अगर बात करेंगे तो प्रीत विहार से हीरा देवी के कैंसर के इलाज करवाने दिल्ली जाने के लिए रोडवेज बस पकड़ने के लिए पैदल निकले थे। नैनीताल रोड में UIRD के पास अज्ञात वाहन ने दोनों को रौंद दिया। घटना के बाद आरोपी चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया। ये घटना आज सुबह की है, लगभग 5:30 बजे की। इसमें 2 व्यक्ति हैं, कमल सिंह दानू और उनकी वाइफ हैं हीरा देवी, जो मृतक हैं। ये दोनों लोग प्रीत विहार, यहाँ पर कोतवाली क्षेत्रांतर्गत एरिया है, इसमें बस स्टैंड जा रहे थे पैदल। सुबह के वक्त किसी अज्ञात वाहन ने शायद इनसे टक्कर मारकर इनको घायल किया होगा और उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। सूचना प्राप्त होते ही इन दोनों व्यक्तियों को हमने सरकारी अस्पताल में अग्रिम कार्रवाई के लिए लाया गया था। इसमें अग्रिम कार्रवाई चल रही है और जिस वाहन से इनको टक्कर लगी है उसकी छानबीन चल रही है। CCTV कैमरे में खोज चल रही है, जल्दी उसको। नाबालिग लड़की के साथ दुराचार के आरोपी शिक्षक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब पीड़ित युवती और उसके परिवार पर मामले को रफा दफा करने का दबाव भी बनाया जा रहा है। दरअसल पूरा मामला चक्राता के मंझगांव थाना चक्राता का है, जहां पर कि शिक्षक जैसे पेशे को शर्मसार करने का मामला सामने आया। बीती 10 अप्रैल को प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक ने खेत में काम कर रही नाबालिग युवती के साथ दुराचार की घटना को अंजाम दे दिया था, जिसके बाद कि पुलिस ने कार्रवाई कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। ये जो मामला है ये बलात्कार का मामला है। एक शिक्षक द्वारा एक 18 साल की लड़की को काम पर बुलाकर उसके साथ बलात्कार किया और जब इस घटना को उसने अपने घर में बताया तो पहले दिन जब ये थाने में गए तो थाने वालों ने कहा कोई नहीं, हो जाएगा, रिपोर्ट कर ली जाएगी। उसके बाद इनको घर भेज दिया इनके पिता को। उसके बाद क्या हुआ कि ये मामला इन्होंने सेटल करने की कोशिश करी गांव में ही। गांव के लोगों ने, स्याणा प्रथा है जो हमारे जौनसार में चल रही है, इन लोगों ने मिलकर ने डरा धमका के इसके परिवार को, इसके माता पिता को इसे सेटल करने की कोशिश करी, लेकिन लड़की ने इस बात से क्षुब्ध होकर जहर खा लिया, जिसका इलाज दून हॉस्पिटल में चल। देर रात मंगलौर पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई, जिसमें कि पुलिस ने एक बदमाश को घायल किया। ये मुठभेड़ उस समय हुई जब मंगलौर पुलिस नहर पटरी पर चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक काले रंग की कार आती दिखाई दी। संदिग्ध लगने पर पुलिस ने इस काले रंग की बिना नंबर की क्रेटा कार को रोकने का प्रयास किया, लेकिन चालक ने गाड़ी को वापस मोड़कर पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने उन्हें सरेंडर करने को कहा, लेकिन बदमाशों ने पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग की। आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश को गोली लगी, जबकि एक बदमाश फरार हो गया। फरार बदमाश की तलाश में पुलिस कॉबिंग कर रही है और SP देहात शेखर चंद सोयाल ने बताया है कि उक्त बदमाश की पहचान विशाल उर्फ काकू निवासी मेघा शकरपुर थाना पुरकाजी मुजफ्फरनगर के रूप में की गई है, जिसके खिलाफ उत्तराखंड सहित उत्तर प्रदेश के अंदर भी कई थाना कोतवाली में अभियोग दर्ज हैं। ये भी पता चला है कि गिरफ्तार बदमाश की तलाश में उत्तर प्रदेश सहित अनेक राज्यों की पुलिस को भी तलाश थी। मंगलौर थाना क्षेत्र का मामला है। हमारी जो थाने की पुलिस थी वो नहर पट्टी पे चेकिंग कर रही थी, तो एक बिना नंबर की क्रेटा कार को इन्होंने रोकने का प्रयास किया। वो बताते हैं रुकी नहीं और उसने भागते हुए हमारी जो सरकारी व्हीकल है उस पर फायर किया है। फ्रंट विंड पे उसके फायर हुआ है, तो जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायर की। तो एक साथी तो गाड़ी छोड़ के भाग गया और दूसरा जो हमारे हत्थे चढ़ा है इसके पैर में गोली लगी है। इसका नाम है विशाल उर्फ काकू, मुजफ्फरनगर शकरपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है और ऑलरेडी इस पे अभी जो प्रथम दृष्टया पता लगा है यूपी में 4 मुकदमे हैं और 1-2 मुकदमे हमारे थाना मंगलौर में भी हैं और हमारे 307 जो हत्या के प्रयास के मामले में पिछले काफी समय से वांटेड चल रहा था। तो पैर में गोली लगी, उपचार के बाद उसको अभी उत्तराखंड सरकार में दर्जा राज्य मंत्री बनने के बाद कालाढूंगी में प्रथम बार आगमन पर शंकर कोरंगा का सामाजिक कार्यकर्ताओं और स्थानीय जनता द्वारा ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया गया। शंकर कोरंगा को उत्तराखंड सरकार द्वारा उपाध्यक्ष राज्य स्तरीय जलागमन परिषद दर्जा राज्य मंत्री का पद दिया गया है। शंकर को ने जो है वो लोगों का अभिवादन किया
और उन्हें स्वीकार करते हुए उनका आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सर्वप्रथम मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व और मुख्यमंत्री धामी द्वारा जो मुझे इस पद की जिम्मेदारी दी गई है, मैं इसे पूरी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ निभाऊंगा। इस अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता मयंक गुप्ता ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। करता हूँ भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी जो हम सबके बहुत प्रेरणा स्रोत भी हैं, उनके नेतृत्व में हम सब काम करेंगे और एक जो जिम्मेदारी दी है कार्य करने के लिए उसको वर्ष 2020 में उत्तराखंड सरकार द्वारा रामनगर के सरकारी अस्पताल को पीपीपी मोड पर कर दिया गया था। सरकार की सोच थी कि पीपीपी मोड पर अस्पताल देने के बाद यहां आने वाले मरीजों को बेहतर उपचार मिलेगा, लेकिन जब ये अस्पताल पीपीपी मोड पर गया था तब से ही लगातार बदहाल स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर अस्पताल लगातार चर्चाओं में था। अस्पताल को पीपीपी मोड से हटाने के लिए कई बार धरना प्रदर्शन भी किए गए, तो वहीं पर लैंसडाउन के भारतीय जनता पार्टी विधायक महंत दिलीप सिंह रावत ने भी इस अस्पताल की लचर व्यवस्था और लचर स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर कड़ी नाराजगी जताते हुए सरकार से इसे वापस लेने की मांग की थी। भारी विरोध के बाद सरकार ने आखिरकार इस अस्पताल को 1 अप्रैल से पीपीपी मोड से हटाकर अपने नियंत्रण में ले लिया। वहीं पर इस मोड के तहत काम करने वाले करीब 300 कर्मचारियों को भी हटाया गया है, जिसके बाद इन कर्मचारियों ने अस्पताल से कुछ दूरी पर धरना प्रदर्शन करते हुए प्रदेश सरकार और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के खिलाफ प्रदर्शन किया। इन कर्मचारियों का कहना था कि आज सरकार द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के उन्हें नौकरी से हटाकर बेरोजगार किया गया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार पूर्व में सरकार ने 3-3 महीने तक पीपीपी मोड का कार्यकाल बढ़ाया था और उसी प्रकार उन्हें भी 3 माह पूर्व काम से हटाए जाने का जो नोटिस दिया जाता है वो पहले दिया जाना चाहिए, उसके बाद आगे। हमारी ये मांगे हैं कि जैसे हम 4 साल से पीपीपी मोड में कार्यरत थे, स्टार्टिंग से जब से पीपीपी मोड में था, हम कोरोना काल में हम लोगों ने पूरी मेहनत करी, तो आज हमें अचानक सरकार द्वारा बोला गया कि तुम घर बैठो और ये सरकारी द्वारा मतलब संचालित किया जाएगा। तो हमारी ये मांग है कि जैसे जब पीपीपी मोड पे जब ये आया था हॉस्पिटल, तो 3 महीने का इनको हम लोगों ने हैंडओवर का इन लोगों को टाइम मिला था। तो हमें भी हम चाहते थे कि अगर तुम्हें करना था हमें बेरोजगार, तो हमें कुछ टाइम पहले हमें सूचित किया जाता। रात को मैसेज आता है कि तुम लोग नहीं आओगे, तो हम लोग तुरंत बेरोजगार हो गए। तो हमें इस टाइम पे हम लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही है, क्योंकि इतने सारे लोग बेरोजगार हुए हैं। तो कहीं भी अगर हम जाते हैं सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो हम लोगों के लिए वहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं है। तो चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।